नमस्कार। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। आज इस सब्जेक्ट के अंतर्गत एक नया टॉपिक है हमारे सामने, जिसमें हमें कुछ केस स्टडी पर डिस्कस करना था। और किस किस की केस स्टडी पर दोस्तों? तो हमने देखा था कि चार अलग अलग प्रांत थे, उनकी रियासतें थी, उन पर हमें केस स्टडी करनी थी। तो अब हालांकि सभी रियासतों पर एक साथ केस स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल का मतलब ये है कि पॉसिबल तो सब होता है, बट कि समय बहुत लंबा लग जाता है। इसलिए एक एक करके हमने जो है हर एक शहर पर या हर एक रियासत पर एक एक केस स्टडी करेंगे, जो कि कम समय की होगी। ठीक है ना? तो आज का हमारा टॉपिक होगा जूनागढ़ का भारत में विलय, अर्थात कि जूनागढ़ की केस स्टडी। क्या तो जूनागढ़ के बारे में हम प्रारंभ से लेकर अंतिम तक अर्थात वर्तमान तक की पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। जो भी नए छात्र हैं, हमारे अन्य सेशनों को देखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के साथ में, तो प्लेलिस्ट को विजिट जरूर कीजिएगा। सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे और आपको देखना है कि हम कौन कौन कितने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो याद रहे, फर्स्ट ईयर में बीए फर्स्ट ईयर के लिए 28 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर के लिए 22, थर्ड ईयर के लिए 21। ये सारे सब्जेक्ट में आपको जो है यूट्यूब इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं नोट्स के साथ में। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नोट्स पर लेक्चर की डाउनलोड कीजिए और रिवीजन के लिए आप संभाल करके रखिएगा। ये सिलेबस है आप लोगों का। ये सारे टॉपिक जो है हम इन सेशनों में 1 बाय 1 करके कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? तो बार बार मैं हर सेशन में इसको डिस्कस नहीं करवाऊंगा, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि सेकंड टॉपिक जो है हमारे फर्स्ट यूनिट का, यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है हमारा, है ना, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर की केस स्टडी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि चारों को एक साथ लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने जूनागढ़ अकेले को आज के सेशन में लिया है। तो जूनागढ़ में हमें पढ़ना क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन अगर बात करें डिस्क्रिप्शन की, तो जूनागढ़ का पहले हम इतिहास देखेंगे, उसके बाद में इसका भारत में विलय कैसे हुआ, तो अलग अलग बिंदुओं के माध्यम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे आगे, ताकि सेशन अनावश्यक रूप से लंबा ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। जूनागढ़ के इतिहास की अगर हम बात करें, तो इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो या कहें कि जूनागढ़ के बारे में ही बात करें, तो पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि जूनागढ़ है कहां पर। एक नजर इस पर मार लीजिएगा। ये आप मैप से भली भांति परिचित है ना? और इस मैप के अंदर भी जो ये मैंने ये रेड करा हुआ है, जो एरिया रेड से घिरा हुआ है, ये क्या है दोस्तों? तो ये आपका गुजरात है, गुजरात राज्य है। ठीक है? और इस गुजरात में भी आप नीचे देख पा रहे हैं जो ब्लैक बिंदु बना हुआ है, छोटा सा नजर आ रहा होगा आपको, तो ब्लैक ब्लैक जो लग रहा है, ये ही जूनागढ़ है। गुजरात का एक जिला है जूनागढ़। इसको अगर हम गुजरात के मैप को अकेले सेपरेट तरह से देखें, तो आपको इस प्रकार से ये दिखता है। ये गुजरात का मैप है आपका, ये पूरा गुजरात का मैप है। और गुजरात के मैप में ये जो क्षेत्र है, ये वाला, ये आपका जूनागढ़ है। ठीक है ना? ये जूनागढ़ है। ठीक है? तो अब यहां पर जो देखने लायक वस्तु है वो ये है कि जूनागढ़ की स्थिति को देखिए आप। क्या स्थिति है? ये आपका अरब सागर है, ये अरब सागर है, ये पूरा अरब सागर से, एक साइड से अरब सागर से घिरा हुआ है। बाकी का पूरा क्षेत्र भारत के अन्य जिलों से या अन्य क्षेत्रों से घिरा हुआ है जूनागढ़। ठीक है ना? खाली इतना याद रख लीजिए। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि हम बात, है ना, बात तो भारत के ही एक क्षेत्र की कर रहे हैं, जिले कर रहे हैं, तो भारत से घिरा हुआ क्यों बोल रहे हैं, इसका रीजन मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बस खाली इतना ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र को गौर से देख लीजिएगा अच्छे से, और ध्यान रखना कि चारों ओर से ये भारतीय भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम इसके इतिहास की अगर हम बात करें, तो इसका इतिहास तो दोस्तों हजारों साल पुराना रहा है। जूनागढ़ बेसिकली वर्तमान की बात करें तो भारत के गुजरात राज्य का एक जिला है और 7वां सबसे बड़ा शहर माना जाता है। 9 नवंबर 1947 को, जी हां, देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को भारत में पूर्ण रूप से मिलाया गया था, मतलब भारत का हिस्सा बना था। कब? 9 नवंबर 1947 को। डेट एग्जैक्टली याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आजादी के पहले की अगर हम बात करें, तो यह सिर्फ एक रियासत थी। क्या थी दोस्तों? रियासत थी। अब चूंकि आजादी से पहले जो भी क्षेत्र हुआ करते थे, या तो वो रियासत होंगे या फिर वो प्रांत होंगे। रियासत कौन होगा? रियासत मतलब जिस पर कोई राजा राज्य करता था, और प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में थी। ठीक है ना? तो यह एक रियासत थी जिसका इतिहास जो है हजारों साल पुराना था। हजारों साल पुराना मतलब ईसा पूर्व के पहले से ही ये एक रियासत के रूप में राज्य इस पर किया जाता रहा था। सबसे पहले की अगर हम बात करें, तो मगध साम्राज्य का इतिहास हमें देखने को मिलता है। कई जो अभिलेख हमको प्राप्त हुए, उनके माध्यम से पता चला कि मगध साम्राज्य के कई जो शासक रहे हैं, है ना, उन शासकों का भी जो है इस पर, जूनागढ़ पर अधिकार रहा है। जूनागढ़ पर इन्होंने शासन किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, सम्राट अशोक को देख लीजिए, रुद्रदामन या स्कंदगुप्त जैसे प्राचीन जो बड़े बड़े शासक रहे हैं, इन्होंने भी इस पर शासन किया है। क्योंकि दोस्तों ये ईसा पूर्व के पहले की कहानी है,
अगर हम इसको आगे और कंटिन्यू करें तो हम कहेंगे कुछ शताब्दी पहले, कुछ शताब्दी दैट मीन्स कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की शताब्दियों की मैं बात कर रहा हूं, तो कुछ शताब्दियों के पहले की अगर हम बात करें तो राजपूत शासकों का इस पर काफी लंबे समय तक शासन रहा है। उसके बाद में 1472 में, है ना, 1472 में मुस्लिम शासक महमूद बेगड़ा का जो है इस पर शासन स्थापित होता है, या फिर ऐसा कहें कि इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया होता है। और जैसे ही महमूद बेगड़ा साहब के अंडर में ये क्षेत्र आता है, जूनागढ़ अंडर में आता है, वैसे ही इन्होंने जूनागढ़ का नाम बदल करके मुस्तफाबाद कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी लंबी कहानी चलती है। उसके महमूद बेगड़ा के बाद भी कई शासक इसमें जो है इन्होंने, कई शासकों ने इसको संचालित किया, इस राज्य को, इस या कहें कि इस रियासत को। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये है महमूद बेगड़ा साहब, है ना। और काफी रोचक शौक बताए जाते हैं इनके, एक बार गूगल पे जाकर के पढ़िएगा जरूर महमूद बेगड़ा साहब के बारे में, ठीक है। खाने पीने पहनने और जो है काफी अच्छे अच्छे शौक बताए गए इनके बारे में, तो पढ़िएगा जरूर। इसके बाद में अगर हम जूनागढ़ की बात करें कि जूनागढ़ के अंतिम शासक कौन रहे हैं, तो जूनागढ़ के अंतिम शासक जो है वो महाबत खान रहे हैं, महाबत खान तृतीय, या इनका पूरा नाम था मोहम्मद महाबत खान तृतीय, ठीक है ना। यही इनकी ये पिक्चर है आप जो देख पा रहे हैं। और चूंकि जो भी स्थिति बनी थी, जूनागढ़ की जो कहानी हम पढ़ पा रहे हैं वो इनके ही कारण पढ़ पा रहे हैं, महाबत साहब के कारण ही पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो किया ना, इसी के कारण से पाकिस्तान भी परेशान हुआ और भारत भी परेशान हुआ, और अंततः भारत में जूनागढ़ को आना ही पड़ा। चलिए कहानी क्या है, कहानी को भी दोस्तों हम आगे पूरे विस्तार समझेंगे, लेकिन शॉर्ट में हम यहाँ इतिहास के रूप में इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारी भूमिका बनकर के तैयार हो जाए। अच्छा, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो दोस्तों जिस तरह से भारत की अन्य रियासतों के पास अधिकार थे या कहें कि विकल्प थे, उसी प्रकार से जूनागढ़ के पास भी जो है विकल्प था कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाए या वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तो इसी बात को लेकर के, इसी अधिकार को लेकर के जूनागढ़ के जो नवाब थे मोहम्मद महाबत साहब, जो कि एक मुस्लिम शासक थे, वो चाहते थे कि हम या कहें कि जूनागढ़ जो है पाकिस्तान में शामिल हो जाए। लेकिन इतना आसान नहीं था, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने की अपनी इच्छा को जताने के साथ ही साथ में उन्होंने एक प्रस्ताव भी मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान भेज दिया था कि साहब, कब भेज दिया था, 15 अगस्त 1947 को ही भेज दिया था कि साहब हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। और जिन्ना साहब ने भी, आगे हम बताने वाले हैं, कहानी को बीच में ना तोड़े, ठीक है। तो ये तो शामिल होना चाहते थे पाकिस्तान में, लेकिन इन्होंने अपनी जनता को नहीं देखा था, जूनागढ़ की जो जनता थी उसको नहीं देखा, उसको नजरअंदाज कर दिया। जबकि जूनागढ़ की जो जनता थी वो 80% से भी ज्यादा जनता हिंदू जनता थी, है ना। तो ये हिंदू जनता जो थी अपने नवाब के इस फैसले से बहुत बुरी तरह से नाराज हो चुकी थी, और जनता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान जाए। और मैं किस बेस पर कह रहा हूं कि जनता नहीं चाहती थी, उसका मैं आगे प्रूफ भी आपको देने वाला हूं, तो ठीक है ना। तो यहां 15 अगस्त 1947 को जैसे ही नवाब मोहम्मद महाबत साहब ने प्रस्ताव भेजा, विलय पत्र भेजा कि हमें पाकिस्तान के साथ विलय कर लिया जाए, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जूनागढ़ विलय पत्र को 1 महीने बाद अर्थात कि 16 सितंबर को उसे स्वीकार कर लिया। अब चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने अर्थात कि पाकिस्तान ने जैसे ही इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, तो भारत कहां चुप बैठने वाला था। तो नेहरू साहब और पटेल साहब की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना चालू हो चुकी थी। नेहरू साहब ने तो स्पष्ट कहा था कि यार, जिन्ना ने पाकिस्तान में कि भारत के बंटवारे से पहले उन्होंने तर्क ही ये रखा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक राष्ट्र में नहीं रह सकते, एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह सकते। तो फिर ये अपने तर्क के विरुद्ध क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जिस जूनागढ़ की हम बात कर रहे हैं, ये जूनागढ़ तो हिंदू राज्य है, क्योंकि इसमें जो है 80 से भी ज्यादा प्रतिशत जो जनसंख्या है, जो जनता है, वो हिंदू जनता है। तो ये कैसे वहां पर उसको एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कई प्रतिक्रियाएं दी। पटेल साहब ने तो स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ, अगर जूनागढ़ पाकिस्तान गया, तो फिर संभवतः गुजरात में जो सांप्रदायिक हिंसा पनप रही है वो और तीव्र रूप धारण कर लेगी। लेकिन भारत ने सिर्फ प्रतिक्रिया ही नहीं दी और अपने कदम उठाना चालू कर दिए। अब जैसा कि मैंने प्रारंभ में मैप के माध्यम से बताया था आप लोगों को कि जो आपका जूनागढ़ है वह भारतीय भूमि से पूरी तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। देख पा रहा है रेड में, इसको रेड को देखिए, ये पूरी तरह से भारतीय भूमि से घिरा हुआ था। अब अगर ये चाह भी ले कि पाकिस्तान में शामिल हो जाए, तो बताइए कैसे शामिल हो सकता था। अगर पाकिस्तान में शामिल हो भी जाता तो पाकिस्तान से इसका कॉन्टेक्ट कैसे होता,
अरब सागर के माध्यम से मात्र ये कनेक्ट हो सकता था, इसके अलावा इसके पास और कोई चारा नहीं था कि ये कनेक्ट हो जाए। खैर, पूरी कहानी हम आगे डिस्कस करेंगे पूरे विस्तार में, इसी के सेकंड वाले बिंदु में, ठीक है ना। तो जूनागढ़ जो है भारत की भूमि से पूरी तरह से घिरा होने के कारण ही भारत से इसका व्यापार पूरी तरह बंद कर दिया गया। और व्यापार ही नहीं, सिर्फ व्यापार बंद करने से इसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो इस प्रकार से डिस्टर्ब हो गई कि इनके खाने के लांदे पड़ गए। क्षेत्र में पूरी तरह से अशांति हो गई क्योंकि जनता आक्रोशित हो चुकी थी। जनता नवाब पर बहुत भयानक रूप से आक्रोशित थी। तो जनता इतनी भड़क चुकी थी कि नवाब कहीं दिख जाए ना तो छोड़े नहीं, आम जनता भी इतनी आक्रोशित हो चुकी थी। इसी बात से डर के नवाब साहब जान बचाने के डर से आखिर क्या हुआ, अपने परिवार को लेकर के पाकिस्तान पलायन कर गए अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को वापस नहीं करवाया था। अब वो वहां तो पहुंच गए लेकिन कहानी कंटिन्यू रही। ऐसा नहीं है कि जूनागढ़ से अगर आपने नवाब को भगा दिया तो जो प्रस्ताव पहले पहुंचा था पाकिस्तान में वो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट नहीं हुआ, ये तो जनता के डर से भाग गए साहब, भाग खड़े हुए। तो इधर पटेल साहब ने, जो कि उस समय के अर्थात कि फ्री इंडिया के अर्थात स्वतंत्र भारत के जो पहले गृह मंत्री थे, गृह मंत्री के पद पर थे, है ना, और इनका ही विशेष सहयोग रहा है भारत के एकीकरण में। तो वल्लभ भाई पटेल ने मोहम्मद अली जिन्ना को, या कहें कि पाकिस्तान को, एक पेशकश थी, मतलब एक प्रस्ताव दिया। और प्रस्ताव में यह कहा कि जो पत्र आपने स्वीकार किया है, जो विलय पत्र आपको पर आपने स्वीकृति दी है, उस स्वीकृति को वापस ले लो और आइए हमारे साथ में एक काम करते हैं, जूनागढ़ में हम जनमत संग्रह करवा लेते हैं। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक आम चुनाव कि सारी जनता के जो है हम क्या करेंगे, चुनाव वोट डलवाएंगे और जो वोट भारत की ओर जाएंगे या पाकिस्तान की ओर जाएंगे, जो वोट जिसकी तरफ ज्यादा होंगे जूनागढ़ उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन जिन्ना साहब को अच्छे से पता था कि अगर जनमत संग्रह हुआ तो पक्का जो है जूनागढ़ तो भारत की ओर ही जाने वाला है। तो इन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ठीक है। तो जूनागढ़ की जो तीन, अब ठुकरा देने के बाद में पटेल साहब कैसे चुप बैठते, क्योंकि उनके हाथ से तो जूनागढ़ निकल जाता। तो जूनागढ़ की जो 3 रियासतें थी, छोटी छोटी कई रियासतें थी उसमें, जूनागढ़ में भी, तो उन 3 रियासतों पर पटेल साहब ने उन पर जबरदस्ती कब्जा करने के आदेश दे दिए अपनी सेना को। गृह मंत्री थे, सेना उनकी थी, आदेश दे दिए। सेना चढ़ी क्योंकि पहले से ही जूनागढ़ तो कमजोर हो चुका था, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ था भारत से ही, भारतीय भूमि से सब कुछ तो बंद हो चुका था वहां पर। उस जूनागढ़ की रियासत को इतनी लड़ने की क्षमता थी नहीं कि भारतीय सेना का सामना कर सके। तो इस तरह से पटेल साहब के आदेश पर क्या हुआ, जूनागढ़ की 3 छोटी 3 रियासतों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। जूनागढ़ भारत सरकार के नियंत्रण में आ चुका था, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूं, छोटी 3 रियासतों पर कब्जा किया, उससे क्या हुआ कि डर गए, उनकी क्षमता नहीं थी कि वो जो है भारत के साथ लड़ सके। तो क्या हुआ, जूनागढ़ फिलहाल अस्थायी रूप से भारत के कब्जे में आ चुका था। फिर जाकर के भारत ने क्या किया कि कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा उसने, तो फिर भी जूनागढ़ भारत के कंट्रोल में आने के बाद भी भारत ने दिसंबर में जनमत संग्रह करवाया। और उस जनमत संग्रह में क्योंकि पटेल साहब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे, उनको पता था कि सारी जनता भारत की ही ओर वोट करेगी। और आखिर हुआ भी यही कि जो वोटिंग हुई ना उसमें 95 से 99% जो पॉपुलेशन थी वो भारत के पक्ष में आई। सोचिए, भारत के पक्ष में आई, मतलब भारत के पक्ष में वोट डले हैं 95 से 99%, ठीक है। तो इस तरह से जूनागढ़ का भारत में विलय होता है। ये तो एक पूरी एक छोटी सी एक इतिहास था इसका। अब हम बात करते हैं इतिहास के बारे में, है ना। अब हम बात करते हैं जूनागढ़ का भारत में विलय कैसे हुआ था। तो अभी इस स्टोरी को थोड़ा सा विस्तार से और ध्यान से सुनते चलिएगा, बहुत जल्दी सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा टाइटल है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने से आपके यहाँ पर आपके मस्तिष्क में एक पूरा एक जो है खाका बनकर तैयार हो जाएगा कि एक्चुअल में हम बात किसकी करने वाले। जैसे से आजादी के बाद 3 रियासतों के विलय का मामला उलझा हुआ था। जब भारत आजाद हुआ तो 3 ऐसी रियासतें थी जिनका विलय इतना आसान नहीं था। विलय का मतलब समझ रहे हैं ना, भारत में शामिल करना, उसको अखंड भारत में शामिल करना या भारतीय संघ में शामिल करना। कौन कौन सी 3 रियासतें थी, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। ये 3 रियासतें थी जो बहुत परेशान कर रहा था इसका विलय। इसमें अगर हम देखें कि हैदराबाद और जूनागढ़ को, तो हैदराबाद और जूनागढ़ की परिस्थितियां बिल्कुल एक जैसी थी। क्यों? क्योंकि जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों में ही जो शासक थे, इनके नवाब थे, वो कौन थे, मुस्लिम शासक थे। और वहां की अधिकतम जो जनता थी वो हिंदू जनता थी।
लेकिन कश्मीर की जो स्थिति थी वो एकदम इनके विपरीत थी कि कश्मीर का जो राजा था वो तो हिंदू राजा था, लेकिन वहां की जो जनता थी वो 3/4 से भी ज्यादा जनता मुस्लिम थी, जिनको हम कश्मीरी मुस्लिम कहते हैं। तो इस तरह से इन तीनों रियासतों की स्थिति में जो है कश्मीर अलग था एकदम, और जूनागढ़ और हैदराबाद की स्थिति एक जैसी थी। अब हम आते हैं जब देश आजाद हुआ। देश किसके साथ आजाद हुआ? तो देश आजाद हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत, जो कि ब्रिटिश की संसद में ब्रिटेन की संसद में लागू हुआ था भारत को आजाद करने के लिए। तो जब ये एक्ट लागू हुआ या पास हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, तो इसी एक्ट में एक कानून की व्यवस्था की गई थी जिसका नाम था लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ऑप्शन। क्या था? लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ऑप्शन। और इसका मतलब यह होता है कि भाई जितनी भी रियासतें हैं, जितने भी राजा है जो रियासतों के पर राज्य कर रहे हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं, वो चाहे तो भारत के साथ शामिल हो सकते हैं, और वो चाहे तो अपने स्वतंत्र देश की भी घोषणा कर सकते हैं, है ना। तो इनके इस कानून के कारण ही ये सब नाटक हुआ था। अब यार देखिए ना, अब जो शासक है, जो राजा है या नवाब है या सुल्तान है, जो बहुत लंबे समय से शासन करता आ रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है राज्य की जनता से। अब वो क्यों चाहेगा अपनी कुर्सी छोड़ना? वो क्यों भारतीय संघ में मिलेगा, जबकि उसको पता है कि भारतीय संघ में मिलते ही उसका पद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जनता वो आम व्यक्ति बन जाएगा। तो क्यों कोई चाहेगा? और ऊपर से इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के इस कानून ने तो उनको जो है उस आग को और हवा दे दी, उनकी इच्छाओं को और जागृत कर दिया। और उन्होंने तो देख लिया कि यार कानून में स्पष्ट लिखा हुआ कि हम स्वतंत्र राज्य की भी स्थापना कर सकते हैं, तो स्वतंत्र बन के रहेंगे। किसी ने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे, किसी ने कहा हम पाकिस्तान तरफ जाएंगे, और कोई जो है भारत की तरफ अपने आप आ गया था। तो ऐसी कई कहानियां, तो इसी कारण से ये जो है ये मैटर उलझा हुआ था इन तीनों रियासतों का। खैर आगे बात करते हैं। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और नवाब साहब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा की, वैसे ही जो जूनागढ़ की जनता थी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो चुकी थी कि पता नहीं क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। क्या वास्तविक रूप से जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला दिया जाएगा या फिर हम भारत में ही रहेंगे? बहुत डाउटफुल थे वो लोग। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने कई पत्र लिखे भारत सरकार को, जनता ने। तो वहां से भी जो यहाँ के गृह मंत्री थे पटेल साहब, उन्होंने की जो है इनको एडवाइस भी आई कि देखिए जब तक जनता यहाँ आंदोलन नहीं करती है, जनता आवाज नहीं उठाती है और उस जनता के प्रतिनिधि आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये मामला उलझा हुआ रहेगा। जनता चाहे तो अपनी आवाज उठा करके, है ना, जिधर जाना चाहे उधर जा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। जनता ने आवाज उठाई। जनता के आवाज के कारण ही 23 सितंबर 1947 को आरजी हुकूमत को वहां लागू करने का फैसला कर दिया गया। आरजी हुकूमत मतलब कि अस्थायी सरकार थी। एक अस्थायी सरकार को वहां लागू, कहां पर? जूनागढ़ में लागू करने का जो है फैसला कर दिया, क्योंकि अब जो है नवाब साहब तो भाग चुके थे अपनी जान बचा करके परिवार के साथ में, ठीक है। तो अब जूनागढ़ को अपने कंट्रोल में करने के लिए जरूरी था कि कोई हुकूमत वहां पर डाली जाए, कोई अस्थायी सरकार का गठन किया जाए। तो आरजी हुकूमत हिंद फौज या ऐसा कुछ नाम है, इसका कंप्लीट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक अस्थायी सरकार का नाम है, अस्थायी सरकार, जो कि भारत सरकार के आदेश पर ही जो है यहाँ पर लागू की गई थी, ठीक है। तो अब जो है नवाब साहब तो भाग गए थे, लेकिन उनके जो सचिव थे वो फिलहाल यहीं पर थे। तो उनको वो ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि अगर यहाँ आरजी हुकूमत लागू हो जाती है तो जो कि जनता जो है इस हुकूमत के अस्थायी सरकार के पक्ष में ही रहेगी, तो वो किसी भी प्रकार से इस यहां पर जूनागढ़ में शासन नहीं कर सकते, ना संभाल सकते। और बल्कि हो सकता है कि जिस डर से नवाब साहब भागे हैं, इनको भी उसी चीज से हाथ धोना पड़ जाए, ठीक है। तो इस बात को सुनते ही उन्होंने 25 सितंबर को जो है, मतलब 2 दिन बाद ही, है ना, इसका घोषणा पत्र तो जारी हो चुका था, किसका? आरजी हुकूमत का। लेकिन इसके बाद में 8 नवंबर को जो दीवान थे, दीवान शहनवाज भुट्टो, कौन थे? दीवान शहनवाज भुट्टो। कहाँ के? तो दोस्तों जूनागढ़ के जो दीवान थे, है ना, नवाब के चले जाने के बाद में यही साहब संभाल रहे थे इस शासन को यहाँ के। तो इन्होंने दरख्वास्त की भारत सरकार से और कहा कि आप आरजी हुकूमत को मत लेकर के आइए यहाँ पर, आप एक काम कीजिए, आप ही इसको नियंत्रण में ले लीजिए। बड़े रिस्पेक्ट के साथ बोल दिया। तो करना क्या था? भारत सरकार ने
जो है उस पर अपनी मोहर लगा दी और आखिरकार 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ को अपने नियंत्रण में ले लिया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई प्यारे, कहानी अभी और आगे बढ़ने वाली है। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह हुआ ताकि आगे आवाज ना उठाई जाए, क्योंकि आगे मैं भी आपको बताने वाला हूं 1948 में पाकिस्तान जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच चुका था इस विवाद को लेकर के कि साहब देखिए भारत ने हमसे जो हमारा जूनागढ़ छीन लिया है ना, इस बात को लेकर के वहां पहुंच चुका था। तो इसी को जवाब देने के लिए ही भारत सरकार ने 20 फरवरी 1948 को एक जनमत संग्रह करवाया। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। जनता की वोटिंग होगी, जो जिसकी तरफ ज्यादा वोट पड़ेंगे वो जूनागढ़ जो है उसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो जनमत संग्रह हुआ, उस जनमत संग्रह में जितने लोगों ने भाग लिया था उनकी संख्या थी 2,01,457 वोटर्स ने इसमें भाग लिया। इनमें से 1,90,870 लोगों ने भारत के पक्ष में वोट किया। तो उस जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मात्र और मात्र 91 वोट पड़े थे। इस बात से क्लियर हो चुका था कि जूनागढ़ अब भारत में ही रहेगा, जूनागढ़ का भारत में विलय और पूरी तरह से कर लिया गया, संवैधानिक रूप से कर लिया गया। जनवरी 1949 जूनागढ़ राज्य जो है, अब चूंकि अब पूरी तरह से जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन चुका था, भारत का हिस्सा बन चुका था, ठीक है। ये एक रियासत थी, एक राज्य बन चुका था। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जनवरी 1949 का समय आता है। तो अब जूनागढ़ राज्य को सौराष्ट्र राज्य में मिला लिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, सौराष्ट्र राज्य में। कहानी को समझते चलिएगा। सौराष्ट्र राज्य में मिलाने के बाद में कहानी और आगे बढ़ती है। नवंबर 1956 आता है। 7 साल बाद क्या घटना घटती है कि इस सौराष्ट्र राज्य को भी बंबई राज्य में मिला लिया जाता है। सौराष्ट्र को, तो जूनागढ़ किस में गया, सौराष्ट्र में गया, और कंप्लीट सौराष्ट्र किस में चला गया, बंबई में चला गया। उसको उस समय बंबई या बॉम्बे बोलते थे, ठीक है ना, बंबई या बॉम्बे, क्लियर है। लेकिन कहानी अभी रुकी नहीं। 1960 में फिर से 4 साल बाद यहां पर भयानक आंदोलन होने लगे, खासकर गुजरात में। बेसिकली तो महाराष्ट्र में भी आंदोलन हो रहे थे। तो 1960 में सरकार को मजबूर होकर के भाषा के आधार पर इस बंबई राज्य को 2 अलग अलग राज्यों में बांटना पड़ा। जनता जो है ना, जैसे अलग अलग भाषा, गुजराती बोलने वाले जो लोग थे, या महाराष्ट्र में जो मराठी बोलने वाले लोग जो थे, वो अपने भाषा के हिसाब से कह रहे थे कि भाषा के हिसाब से जो है ना हमारा राज्य अलग कर दीजिए, ठीक है। तो इसी भाषा के आधार पर ही भारत सरकार ने 1960 में बॉम्बे या बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया, ठीक है ना। तो अब जब दोनों अलग अलग बढ़ चुके थे तो जूनागढ़ किसके हिस्से में आया, तो जूनागढ़ आया गुजरात के हिस्से में। तो आज जो अगर वर्तमान की बात करें तो जूनागढ़ गुजरात का एक जिला मात्र है, एक जिला है, क्लियर है। तो दोस्तों अब कहानी होती है समाप्त। अब जरा देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान ने क्या किया, मोहम्मद साहब या मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या किया। तो उन्होंने जैसे ही भारत सरकार ने वहां पर अस्थायी सरकार का गठन करने का प्रयास किया, वैसे ही पाकिस्तान सरकार सीधे उठकर चली गई संयुक्त राष्ट्र संघ में और वहां जाकर के याचना करने लगी कि हमें बचाइए, हमारा एक क्षेत्र अर्थात कि हमारा जूनागढ़ भारत सरकार हमसे छीन रही है। तो इस पूरे मामले की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जो है अपने जो आयोग था उसको आदेश दिया कि जाइए आप जरा इसका जांचबीन कीजिए। आए, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान में इतनी अकल थी कहां जो शांति से कोई फैसला हो जाने देते। फैसला होने से पहले ही हरकत कर मारी इन्होंने कश्मीर में, जबकि पता था कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का आयोग आकर के जांचबीन करेगा जूनागढ़ को लेकर के। लेकिन जैसे ही आयोग आता है जूनागढ़ के संघर्ष के बारे में जो है जांचबीन करता है, परीक्षण करता है, उससे पहले ही उनके आने के समय में ही जो है पाकिस्तान सरकार ने कश्मीर पर हमला कर देती है। तो फिर से वहां पर संकटकालीन परिस्थितियां बन जाती है। तो इस कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने हाथ इस मैटर से खींच लिए और आज भी पाकिस्तान भारत के कई क्षेत्रों को अपने मानचित्र में दिखाता है और अपनी जनता को यह सिखाता है कि देखिए भारत ने हमारे किन किन क्षेत्रों पर अधिकार कर रखा। जूनागढ़ आज भी पाकिस्तान के मानचित्र में दिखाया जाता है कि यह हमारा क्षेत्र है, ये पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन भारत ने कब्जा कर लिया इस पर, इस तरह से कब्जा कर दिया।
अलग अलग तरीके से उनको बताया जाता, समझाया जाता। तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट कहानी जिसको मैंने जो है स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का प्रयास किया है। अब मैं आपसे कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसके नोट्स को एक बार डाउनलोड करके पढ़िएगा, तुरंत अभी पढ़ना है आपको, ताकि जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है ये स्टोरी पूरे विस्तार से आप लोग पढ़ पाए। लगभग 3 या 4 पेज का पूरा नोट्स है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मुश्किल से 15 से 20 मिनट मात्र आपको पढ़ने को लगेंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ये कहानी सुनने के बाद में अगर आप नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपका ये टॉपिक जो है ना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक बार अगर कभी रिविजन भी नहीं लगा पाए ना तो भी गारंटी देता हूं कंप्लीट लिख करके आओगे, कुछ नहीं भूलोगे। नेक्स्ट टॉपिक जो कल वाला सेशन होगा उसमें हम एक एक केस स्टडी पर बात करेंगे, हैदराबाद की केस स्टडी पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। जो भी नए छात्र हैं उनको फिर से रिपीट कर दूं, डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट किया करें आप लोग। डिस्क्रिप्शन में सभी आवश्यक महत्वपूर्ण जो लिंक होती है वो सभी दे दी जाती है आप लोगों को। नोट्स सबकी आपको नोट्स वगैरह की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन में जरूर जाया करें। बाकी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सबकी लिंक दी गई है, जिसको आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।